नमस्कार, आप देख रहे हैं ओझा एकेडमी और मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र ओझा। ओझा एकेडमी में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम सब एक नए चैप्टर को शुरू करेंगे इंडियन पॉलिटी में। उस चैप्टर का नाम है सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत। देखिए यहाँ पे मुख्य स्रोत का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए। मुख्य स्रोत का मतलब होता है कि बहुत सारे ऐसे सोर्सेस है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में था नहीं, उसे दूसरे देश के संविधान से अपने संविधान में ऐड किया गया है, वो अपने अकॉर्डिंग बनाया गया है। हम आपको बता दें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन यानी लगभग 3 साल तक का समय लगा था। और ये 3 साल तक का समय जो लगा था, इसमें 60 से ज़्यादा देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया था और पढ़ करके संविधान विशेषज्ञों ने अपने देश के अकॉर्डिंग उसको ऐड किया, भारतीय संविधान में ऐड किया। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक है, बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो भारतीय संविधान में ऐड किए गए हैं। वो भारतीय संविधान में पहले नहीं बल्कि दूसरे देशों के संविधान में थे। जैसे कि हम पढ़ते हैं, एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे कि यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या हमने बोरो किया है, हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, हमने जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या ले रखा है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी टॉपिक दिया गया है, जो भी चैप्टर दिए गए हैं, उसमें से अधिकांश दूसरे देशों से हमने बोरो किया है। तो एक तो बातें ये हैं, ये भी ध्यान रखना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटेनली कॉन्स्टिट्यूशन है। लिखित संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो इंडिया का है। और सबसे छोटा यदि हम बात करें लिखित संविधान की तो वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, यूएसए की। तो आइए इसी के बारे में हम आज चर्चा करते हैं। ये ऐसा चैप्टर है जिसमें एनडीए, सीडीएस, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए इसी के बारे में समझते हैं कि वो कौन कौन सा मेजर सोर्स है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी भारत शासन अधिनियम 1935। अब देखिए, भारत शासन अधिनियम जो 1935 है, इससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या ऐड किया गया है। आपको ये भी बता दें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है ना 1935, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है, मेजर सोर्स है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के लगभग 70% ऐसे पार्ट्स हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। तो ये मुख्य स्रोत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या क्या लिया गया है, पहले तो हम बात कर लेते हैं फेडरल स्कीम की। अब देखिए, फेडरल स्कीम क्या होता है थोड़ा सा समझते हैं। फेडरल स्कीम का मतलब होता है संघीय व्यवस्था की, हम फेडरल सिस्टम की बात करते हैं। फेडरल का मतलब क्या होता है, आर्टिकल संख्या 1, अनुच्छेद नंबर 1 भारतीय संविधान का साफ शब्दों में कहते हैं, देयर शैल बी एन यूनियन ऑफ द स्टेट। अच्छा, तो इसका मतलब क्या, इंडिया शैल बी एन यूनियन ऑफ द स्टेट, इसका मतलब होता है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। और भारत राज्यों का संघ है, इसका सिंपल मतलब हुआ कि भारत राज्यों को मिला करके बनाया गया है। और राज्यों को मिला करके बनाया गया है, इसका मतलब हुआ कि राज्य को भी संविधान विशेषज्ञों ने कुछ न कुछ अथॉरिटी दे रखी है, कुछ न कुछ उसे अधिकार, कुछ न कुछ शक्तियाँ उसे दे रखी है। तो अब देखिए होता क्या है, फेडरल स्कीम का मतलब क्या है। जैसे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं लिस्ट की। आप लोगों ने सुना होगा, लिस्ट मतलब होता है सूची। भारतीय संविधान में 3 तरह की सूची के बारे में बताया गया है। पहला सूची जिसे हम बोलते हैं यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट का मतलब होता है केंद्रीय सूची। अब देखिए, केंद्रीय सूची का मतलब क्या होता है, केंद्रीय सूची का मतलब होता है कि केंद्रीय सूची में जो भी सब्जेक्ट दिए गए, सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय, और विषय का मतलब क्या होता है, विषय का मतलब होता है जैसे कि हम हेल्थ एक विषय हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया, एक एडुकेशन शिक्षा विभाग एक अपना सब्जेक्ट हो गया,
इसमें भी सुधार की ज़रूरत होती है, इसमें भी डेवलपमेंट विकास की ज़रूरत होती है। उसी तरह से यदि हम बात करें स्पोर्ट की, खेल के, ये भी एक सब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से जो भी सब्जेक्ट दिया गया है यूनियन लिस्ट में, बैंकिंग, रेलवे, ये सारे सब्जेक्ट पे कौन कानून बनाएगा? सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? संघ सरकार, जिसे हम केंद्र सरकार भी बोलते हैं। अब देखिए, संघ सरकार में कानून बनाने का काम कौन करता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मतलब संसद, संसद का मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ये 3 लोग मिलकर के कानून बनाते हैं। तो एक तो बात क्लियर हो गया कि जो भी यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट दिया गया है उस सब्जेक्ट पे सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही कानून बनाएगी, अर्थात पार्लियामेंट बनाएगी कानून। और पार्लियामेंट के द्वारा जो भी कानून बनाया जाएगा वो भारत के प्रत्येक स्टेट पे और यूनियन टेरिटरी पे, अर्थात राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों पे लागू होगा। उसके अलावा जब दूसरे पे हम बात करते हैं तो दूसरे नंबर का एक लिस्ट होता है जिसे हम बोलते हैं स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट का मतलब होता है राज्य सूची। राज्य सूची के विषयों पे कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया है? स्टेट लेजिस्लेचर को, स्टेट लेजिस्लेचर। अब अच्छा, स्टेट लेजिस्लेचर इसका मतलब हिंदी में इसे बोलते हैं विधानमंडल। विधानमंडल इसका मतलब क्या होगा? विधानसभा प्लस विधान परिषद। और जहाँ जहाँ विधानसभा केवल हैं वहाँ विधानसभा कानून बनाएगी। तो एक तो बातें ये भी यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट दिए गए हैं उसमें स्पेशली स्टेट के द्वारा, अर्थात राज्य के जो है विधानमंडल के द्वारा जो है कानून बनाया जाता है, वो राज्य के लिए स्पेशली होता है, वो किसी दूसरे राज्य पे लागू नहीं होता। जैसे बिहार है, बिहार की विधानमंडल द्वारा जो भी कानून बनाया जाएगा वो बिहार पे लागू होगा। हरियाणा के द्वारा जो भी बनाया जाएगा वो हरियाणा पे स्पेशली लागू होगा। तो ये हुआ स्टेट लिस्ट। अब इस बात से हमें क्या समझ में आया कि अथॉरिटी जो है, जो अधिकार जो है, जो पावर है, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं कानून बनाने का मिला हुआ है, वो स्टेट गवर्नमेंट को भी मिला हुआ है। और ये दोनों को जब हम मिला देते हैं कि स्टेट और यूनियन दोनों मिल करके काम करेंगे तो उसे हम तीसरी सूची में रखते हैं जिसे बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट हिंदी में इसे बोलते हैं हम समवर्ती सूची। और यही 3 तरह की सूची के बारे में हमारे संविधान में कहा गया है। समवर्ती सूची का मतलब कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो राज्य का भी विषय होते हैं और केंद्र का भी विषय होते हैं। जैसे हम नक्सलवाद को देख लें, नक्सलवाद केंद्र का भी है और राज्य का भी विषय है। हम टेररिज्म, आतंकवाद को देख लें, आतंकवाद राज्य का भी विषय है और केंद्र सरकार का भी विषय है। हम पोल्यूशन को देख ले, प्रदूषण का, ये राज्य का भी है और केंद्र का भी है। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर के जिस सब्जेक्ट पे कानून बनाए उसे हम कंकरेंट लिस्ट में रखे हैं। तो सब्जेक्ट पहले से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्कॉलर थे, जो संवैधानिक विशेषज्ञ थे, वो संविधान में पहले से बांट करके गए हैं कि आपका इतना जो है लिमिट पावर है, स्टेट का इतना से अधिक नहीं कर सकता, सेंट्रल गवर्नमेंट ये कर सकती है ये। तो अब इसे हम क्या बोलेंगे? इसे फेडरल स्कीम। फेडरल स्कीम का सिंपल मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ राज्यों को भी, स्टेट गवर्नमेंट को भी पर्याप्त जो है वो अधिकार भी दिए गए हैं और पर्याप्त शक्तियाँ भी दी गई है और दोनों मिलकर के जो है बैलेंस बना करके अपना काम करते हैं। तो ये रहा फेडरल स्कीम। तो ऐसे ही पूछा जाता है कि फेडरल स्कीम यानी संघीय व्यवस्था जो है, संघीय व्यवस्था किस जो है एक्ट से लिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। अब आते हैं हम फेडरल स्कीम के बाद दूसरे नंबर पे हम आते हैं ऑफिस ऑफ गवर्नर। दूसरे नंबर पे आप लोग नोट करते चलिएगा, ऑफिस ऑफ गवर्नर। अब देखिए, गवर्नर, ऑफिस ऑफ गवर्नर यानी राज्यपाल का पद। आप लोगों को पता है प्रत्येक स्टेट के लिए एक जो है राज्यपाल नियुक्त किया जाता है और वो जो राज्यपाल होता है वो राज्य का पहला नागरिक भी होता है। ठीक उसी तरह से जैसे राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक है, जैसे राष्ट्रपति भारत सरकार का संवैधानिक प्रधान है, उसी तरह से ये राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? गवर्नर होता है। संवैधानिक प्रधान का मतलब क्या होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट चलाने का काम है वो सिर्फ और सिर्फ सीएम का काम है, चीफ मिनिस्टर का काम है, जो अपने मंत्रिपरिषद की सहायता पे काम करेगा। ये गवर्नर का काम नहीं है। गवर्नर का काम ये है कि गवर्नमेंट अच्छे तरीके से सीएम चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं, इस बात की देख रेख करना। इसीलिए गवर्नर को बोला गया कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट।
यानी राज्य का संवैधानिक प्रधान। उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये किसे कहा जाता है? संवैधानिक देश का या केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान किसे कहा गया? राष्ट्रपति को कहा गया। तो अब ये ऑफिस ऑफ गवर्नर यानी प्रत्येक राज्यों में एक राज्यपाल पद का निर्माण किया जाएगा, जो राज्य सरकार संवैधानिक तरीके से चलाई जा रही है या नहीं चलाई जा रही है इस बात की देखरेख करेगा, और उसका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। उसकी नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, राष्ट्रपति करेंगे। ये साफ शब्दों में संविधान में लिखा गया है। तो एक बात हो गया ऑफिस ऑफ गवर्नर, कहाँ से लिए हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। आपका आंसर होना चाहिए। अब हम आते हैं तीसरे नंबर पे कि तीसरे नंबर पे क्या है? पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन, इसे बोलते हैं लोक सेवा आयोग। अब लोक सेवा आयोग के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। लोक सेवा आयोग में एक होता है सेंट्रल लेवल पे और एक होता है स्टेट लेवल पे। जो सेंट्रल लेवल पे होगा उसे हम बोलेंगे यूपीएससी। यूपीएससी मतलब होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और एक होता है स्टेट लेवल पे जिसे बोलते हैं एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। आपको बता दें कि यूपीएससी का काम क्या है? देश भर में परीक्षाएं संचालित करना, जिसके जरिए वो देश के जो भी अभ्यर्थी है, जो विद्यार्थी है, जो टॉप विद्यार्थी है, उसे वो चुन करके और प्रशासनिक सेवा में नियुक्त कर सके, अपॉइंट कर सके। तो इसके लिए ये एग्ज़ाम कराता है। इसी को हम बोलते हैं यूपीएससी आईएएस का एग्ज़ाम, आईपीएस का एग्ज़ाम, आईएफएस का एग्ज़ाम लेती है। ठीक उसी तरह से स्टेट पीसीएस भी बीपीएससी होता है, यूपी पीसीएस, आरपीएससी। आप लोगों ने राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, डीपीएससी दिल्ली पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो ये राज्य स्तर पे भी जो है राज्य लोक सेवा आयोग होती है, जो राज्य में काम करने के लिए क्या करती हैं? हर साल परीक्षा को आयोजित कराती है और उस परीक्षा एग्जाम के जरिए जो है जो भी स्टूडेंट है उन स्टूडेंट को अपने सर्विस में जगह देती हैं। तो एक तो बात हो गया पब्लिक सर्विस कमीशन। तो पब्लिक सर्विस कमीशन भी हमने कहाँ से लिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, ताकि हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो मजबूत हो सके, वो सरकार की सहायता कर सके उसके कामकाज के लिए। तो पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया। अब अगला देखते हैं हम इमरजेंसी प्रोविजन। चौथे नंबर पे आप लोग ध्यान में रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से जो लिया गया उसे बोलते हैं हम इमरजेंसी प्रोविजन, यानी आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा नेशनल इमरजेंसी। तीन तरह के इमरजेंसी होती हैं। एक होता है नेशनल इमरजेंसी जिसे बोलते हैं हम राष्ट्रीय आपातकाल। एक होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसे हम बोलते हैं वित्तीय आपातकाल। और एक होता है प्रेसिडेंट रूल जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। अब जिसके बारे में हम संविधान में पढ़ेंगे, हम चैप्टर में पढ़ाएंगे, जब पार्लियामेंट आप लोगों को पढ़ाएंगे तो पूरा बढ़िया से डिस्क्राइब करेंगे। फिलहाल इतना ही ध्यान रखना है कि इमरजेंसी प्रोविजन जो है यानी आपातकालीन उपबंध के बारे में जो लिया गया है वो लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 352 राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद संख्या 352 के जरिए जो है राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी, देश में जो है फाइनेंशियल क्राइसिस अर्थात वित्तीय संकट यदि उत्पन्न हो गया हो तो राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 356 के तहत देश भर में क्या वित्तीय आपातकाल को लागू कर सकता है। उसी तरह से किसी राज्य में जो है अस्थिरता का माहौल बना हुआ है, राज्य सरकार अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, जगह जगह पे अनशन हो रहे हैं, हड़ताल हो रहे हैं, स्ट्राइक हो रही है, तो ऐसी स्थितियों में देख करके प्रेसिडेंट गवर्नर जब रिकमेंड करेगा प्रेसिडेंट से, राज्यपाल सिफारिश करेगा राष्ट्रपति से, तो प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाएगा। और इसके बारे में आर्टिकल नंबर 360 में कहा गया है। तो ये सारी बातें जो है हम लोगों ने पढ़ लिया कि इमरजेंसी प्रोविजन भी हमने कहाँ से लिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो चार हमने पढ़ लिया इसमें, फेडरल स्कीम पढ़ लिया, ऑफिस ऑफ गवर्नर पढ़ लिया, पब्लिक सर्विस कमीशन पढ़ लिया और इमरजेंसी प्रोविजन।
तो आज हम सब ने पढ़ लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में 4 पढ़ लिया। अब जो है नेक्स्ट जो है वीडियो लेक्चर में हम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे कि कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जम करके दबा करके आप सब जो है इसे शेयर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और यदि किसी तरह का मन में डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप लोग लाइक करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हाँ आपको वीडियो समझ में आया है या फिर नहीं आया है। नहीं आया है तो फिर जो है हम पढ़ाएंगे आप सबको।